जय हिंद। आज हम लोग पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के तीसरे क्लास पे आए हैं, जिसमें हम लोग आज 3 बातों को समझेंगे। पहला है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दूसरा है हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग की कौन सी महत्वपूर्ण कारक है, सूत्र, और तीसरा जो हमारा है वो गतिविधि सहायक सामग्री मतलब एक्टिविटी एड्स क्या है। इन तीनों को आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से मतलब समझने का कोशिश करेंगे, और इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप थोड़ा सा सिर्फ क्या है कि आप स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको सारा चीज बहुत ही आसानी से तरीके से आपको 10 से 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं अजय कुमार गुप्ता कॉमर्स कोच में आप सभी का स्वागत करता हूं, और आने वाले दिसंबर 2023 में जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आप सभी को ये जो 3 टॉपिक अभी आपके पास जो मैं डील करूंगा बहुत ही सहायक साबित होगा। बस हमारे साथ आप 10 से 15 मिनट कंटिन्यू बने रहें। हम आपको देखिएगा कि ये सारे चीज आप तक कितना आसानी से पहुंचाता हूं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टीचिंग ऑब्जेक्टिव मतलब शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षण के जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो 2 भागों में बांटा गया है। कहता है 2 वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन और गाग्ने और ब्रिज क्लासिफिकेशन। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन को कहता है कि ये निर्देशात्मक जो हमारा उद्देश्य है उसको 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिसे हम 3H के नाम से जानते हैं, या 3H का नाम दिया गया। पहला है हेड, जिसको हम ज्ञानात्मक बात करते हैं। दूसरा है हार्ट, जो भावनात्मक बात, और हैंड मनोसंचालित बात करते हैं। इन तीनों को जो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो हेड है उसको कॉग्निटिव डोमेन में रखा गया है, जो हमारा हार्ट है वो अफेक्टिव डोमेन में रखा गया है, और जो हैंड है उसे साइकोमोटर डोमेन में रखा गया। हेड जो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, और जो अफेक्टिव डोमेन जो है वो आपका भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, और साइकोलॉजिकल डोमेन जो है वो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र या मनो प्रेरक या क्रियात्मक, ये तीनों इस नाम से जाना जाता है आपका साइकोमोटर्स डोमेन। पहला हम लोग देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या चीज आता है। कॉग्निटिव डोमेन में हमारा बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल क्षमता है उसके विकास से संबंधित होता है, कि आपका बौद्धिक विकास ज्यादा से ज्यादा हो, उस पर फोकस आपका कॉग्निटिव डोमेन में किया जाता है। कि आपका बौद्धिक ज्ञान, जो आपका मस्तिष्क में जो ज्ञान होते हैं उन सभी का जितना से जितना मतलब विकास हो, उस पर मतलब इंटेलेक्चुअल पे आपको ज्यादा फोकस किया जाता है आपका कॉग्निटिव डोमेन में। इसके जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको 6 स्तर में बांटा गया है, इसके 6 लेवल्स में बांटे गए, 6 मतलब स्तरों में इनको बांटा गया है। पहला है नॉलेज, दूसरा है आपका बोध, जो आपका कंप्रीहेंशन जिसे देखते होंगे, कंप्रीहेंशन का जो आपको चैप्टर्स होता है, मतलब आपको कुछ चीज समझ करके उसका आंसर देना है, तो वो आपका कंप्रीहेंशन मतलब बोध। तीसरा आपको बोलता है एप्लीकेशंस, जो चीज आप लाइफ में देखते होंगे, जो एप्लीकेशन मतलब जो अप्लाई होता है आपको, उन सभी बातों को उपयोग मतलब जिसको उपयोग में लाया जाता है, जनरली आप प्रैक्टिकली कह सकते हैं, प्रैक्टिकल में जो दिख रहा है आपके सामने में। फिर उसका विश्लेषण करने के बाद होता है संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना, और उसके बाद लास्ट में होता है उसका इवैल्यूएशन करना। मतलब इस 6 स्तर से आपको कॉग्निटिव डोमेन में पास करना पड़ता है। मतलब 6 स्तरों से आप पास होकर के मतलब उससे निकलेंगे तो आपको कॉग्निटिव डोमेन पूरी तरह से प्राप्त होगा। मतलब कॉग्निटिव डोमेन से अगर मतलब ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से आपको निकलना है, या उसमें मतलब पूरी तरह से आपको प्राप्त करना है, तो पहले ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा उपयोग, उसके विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन, इस 6 स्तरों से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद बोलता है अफेक्टिव डोमेन। इसमें वैसे क्षेत्र को आता है जो मनोविज्ञान जो आपके मन भाव पे जो मनोविज्ञान की प्रेरणा और सहभागिता, महत्व और अनुशासन का कैसे छात्र में समावेश हो, कैसे छात्रों में जैसे अनुशासन की बात सिखाई जाती है, तो वो छात्रों में किस प्रकार उसके अंदर वो जाए, उसके अनुसरण में जाए, उस चीज पे इस पे
मतलब भाव पे परिवर्तन किस तरह का हो वो इसमें फोकस किया जाता है। इसमें भी कुछ स्तर हैं, जैसे कि इसमें 6 स्तर है, इस तरह इसमें भी 5 स्तर दिए गए हैं। इन 5 स्तर से आपको इस अफेक्टिव डोमेन को प्राप्त करना है। पहला है आग्रहण। अग्रहण मतलब होता है रिसीविंग, मतलब किसी भी छात्र को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, वो सुनने की इच्छा होनी चाहिए, वो सुनना चाहता हो तो ही ये प्राप्त किया जा सकता है, तो ही ये आपको ये ज्ञान क्षेत्र मिल सकता है। उसके बाद बोलता है प्रतिक्रिया। जैसे उसने रिसीविंग किया, जैसे उसने सुना, तो उसी तरह उसको रिस्पॉन्ड करने की भी इच्छा होनी चाहिए। मतलब किसी तरह का सहभागिता, मान लीजिए पार्टिसिपेशन हो रहा है, किसी तरह का क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा रहा है, तो उसमें उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसे टीचर से क्वेश्चंस पूछनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्ड करना। उसके बाद बोलता है वैल्यूइंग करना, मतलब हम जो सीखे हैं उसका क्या महत्व है, उसका उसको वैल्यू करना कि हाँ मैंने जो सीखा है उसका इस जगह पे अप्लाई है, उसका इस जगह पे अप्लाई है, मतलब उसका क्या वैल्यू हमारे लाइफ में, उसको जानना। उसके बाद बोलता है संयोजन करना, मतलब उसको जो भी आप सीखे हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने पास रखना, मतलब अपने माइंड में रखना। और उसके बाद बोलता है निरूपण। निरूपण मतलब कहता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब आपको उसको एक चरित्र, मतलब एक तरह से मतलब उसका एक क्या वो सही है गलत है उस चीज पे मतलब कैरेक्टराइज करना उसको। ये हमारा 5 इसमें आपका स्तर होते हैं। उसके बाद हम लोग साइकोमोटर डोमेन में देखेंगे। साइकोमोटर डोमेन में आपका मनोसंचालित। मनोसंचालित मतलब इसमें मुख्य रूप से तकनीक, जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको अधिग्रहण करने पर बल दिया जाता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग किया जाए टीचिंग में, उस चीज पे हम लोग को इस पे फोकस करता है। मतलब इसमें 5 स्तर दिए गए। पहला कहता है प्रतिरूपता। प्रतिरूपता मतलब इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है इसमें किसी कुशल, देखो किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी, जो व्यक्ति अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा उसके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी उसके पास कौशल है, तो वैसे व्यक्ति को यथावत मतलब जिस तरह से है उस तरह से अपनाना, उस तरह से उसको मतलब जो हमारा व्यक्ति कौशल है या यथारूप से अपनाना। और उसको जैसे जो व्यक्ति बहुत मतलब जो छात्र अच्छे तेज होते हैं उनको कोई भी संस्था चाहती है कि वो उसके साथ प्रेजेंट रहे, मतलब उस स्कूल में वो रहे, तो उसको मतलब उसकी जो मतलब प्रतिरूपता इमिटेशन। प्रतिरूपता इमिटेशन में कहता है कि जो कुशल विद्यार्थी होते हैं, जो कुशल शिक्षार्थी होते हैं, उसको यथारूप अपनाना। मतलब यथारूप अपनाना मतलब उसको उसी तरह से उस संस्था में कंटिन्यू रहने देना। मतलब कह सकते हैं कि उसको मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल में एक बच्चा बहुत ही तेज है, तो उसको स्कूल का एक दायित्व होता है कि उसको उस स्कूल में ही रहने दिया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो बच्चा उस स्कूल से इरिटेट होकर के दूसरा स्कूल चला जाए। मतलब जैसा उसकी क्षमता है उसको सस्टेन करके रखना है स्कूल में, जब तक उसकी ड्यूरेशन है, जब तक वो स्कूल में पढ़ना चाहता है, तब तक, जब तक उसकी एलिजिबिलिटी है, जब तक उस स्कूल में जब तक वो पूरी लास्ट तक ना पढ़ ले, तब तक उनको यथावत उसको अपना करके मतलब उसी तरह से रखना चाहिए। उसके बाद बोलता है कार्य साधन और हस्त कौशल, मतलब मैनिपुलेशन। इसमें शिक्षार्थी के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको टीचिंग में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। उसके बाद बोलता है परिशुद्धता। परिशुद्धता मतलब पेरिसिशन। पेरिसिशन मतलब वो कहता है कि एक ही कार्य को बार बार अगर करते हैं तो उसमें शुद्धता आती है, वो सरल होते जाता है। जैसे कि कहता है कि अगर आप बार बार एक ही काम को करते हैं तो वो आपको ज्यादा कुशल बनाता है, वो हुआ परिशुद्धता। उसके बाद कहता है स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब कहता है कि सतत अभ्यास पर, जैसे कि आप किसी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअस करना है, आपको हर दिन करना है और मतलब कई बार करना है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस, जैसे मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज चला लिए तो भैया मेरे को बहुत अच्छा ऐसे मतलब आ गया, ऐसा नहीं। आपको डेली उसको कंटिन्यूअस आपको उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको मतलब उसी को बोलते हैं
स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब आर्टिकुलेशन। परिशुद्धता में बोलता है कि कोई भी कार्य को बार बार करने से सुधार आती है, लेकिन स्पष्ट अभिव्यक्ति में बोलता है कि किसी भी कार्य को जो आप कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, उसको निरंतर करना, कंटिन्यूअस करना। इसमें कहता है बार बार करना परिशुद्धता में, तभी आपको उसमें सुधार आएगी। और इसमें कहता है जो आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। और लास्ट कहता है प्राकृतिकरण मतलब नेचुरलाइजेशन, मतलब कौशल का आत्मसात करना। ठीक है, जो भी कौशल है, जो भी उसकी एबिलिटी है, जो उसकी मतलब अच्छाई है, उसको अपनाना, आत्मसात करना, यानी शिक्षार्थी के अनुकूल बनाना और उसको संशोधन करना एवं उसे अपनाना। मतलब इस तरह से कहा जा सकता है कि इसको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, और जो बेस्ट हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं उसकी जो कौशल होती है उसे पूरे क्लास में या पूरी टीचिंग्स में उसे अप्लाई करना, उसे अपनाना चाहिए था। उसी को बोलते हैं साइकोमोटर्स डोमेन। 2001 में एंडरसन एंड क्रॉथबॉल ने ब्लूम्स का जो क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ संशोधन किया। क्या संशोधन किया? उन्होंने कहा कि ज्ञान के 4 आयाम हैं। ज्ञान के 4 आयाम है, जैसे यहाँ 3 आयाम बताया गया था ना, तो उसने कहा कि नहीं, ज्ञान के 4 आयाम है। क्या क्या 4 आयाम है भाई? बोलता है तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, दूसरा बोलता है वैचारिक ज्ञान होना चाहिए, तीसरा बोलता है परिक्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए, और लास्ट बोलता है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान होना चाहिए। मतलब मेटाकॉग्निटिव ज्ञान मतलब कहता है ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए उस पे आदमी को फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से जो एंडरसन है वो 4 तथ्यों को बताएं, 4 आयामों को बताएं कि ज्ञान के 4 आयाम इस तरह से होते हैं। उसके बाद हम लोग गाग्ने और ब्रिज का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि बी है, गाग्ने और ब्रिज का क्लासिफिकेशन। इसमें कहता है कि शिक्षण का जो उद्देश्य है वो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे इस तरह से बांटा गया था उसी तरह कहता है शिक्षण को इसमें इस तरह से बांटा गया है। मतलब इसके 5 सिद्धांत हैं, 5 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, पहला बोलता है बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल मतलब कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल स्किल है उसमें होता है जनरली कि समस्या जो होती है उसका निदान किया जाता है। मतलब समस्या का निदान मतलब समस्या को सुलझाने का काम किया जाता है, अवधारणा और नियम को सीखने पर। पहला है बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल से क्या होता है कि जो समस्याएं होती है, जो समस्याएं रहती है उसको सुलझाने का कोशिश किया जाता है और अवधारणा एवं नियम को सीखने में उपयोगी होता है। पहला बौद्धिक से हमारा ये होता है। दूसरा होता है ज्ञानात्मक रणनीति। ज्ञानात्मक रणनीति जो होता है कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, इसमें किसी व्यक्ति को स्वयं का शिक्षण कि हम क्या हैं, स्मरण शक्ति, विचार कौशल का विकास करने हेतु विविध तकनीकों का समावेश होता है कि मेरे अंदर क्या है, उस चीज के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाएं, क्या क्या तकनीक लगाएं कि मैं अपने आप को जान सकूं, वो इसमें होता है ज्ञानात्मक रणनीति में। मौखिक सूचना में ओरल इंफॉर्मेशन की अपने बारे में या ओरली हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ओरली हम किसी को दे रहे हैं, उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद बोलता है संचालित तंत्र और शारीरिक क्षमता, मतलब मोटर स्किल। आप देखे होंगे जब मोटर चलता है तो उसमें कई फंक्शंस एक ही साथ चलते हैं, तो उन सभी को कंट्रोल करना मोटर का एक काम होता है कि सब चीज को, कहीं पंखा चल रहा हो, कहीं डायनेमो चल रहा हो, कहीं पानी निकल रहा होगा, तो मतलब उन सभी चीज को कंट्रोल करना। उसी तरह शरीर में भी बहुत सारे कार्य होते हैं एक साथ। हम श्वास भी लेते हैं, हमारी त्वचा भी काम कर रही है, अगर किसी तरह का भी जस्ट हमारे त्वचा में कुछ होती है तो हमको तब भी पता चल जाता है। मतलब कई क्रियाएं शरीर के अंदर हो रही हैं, उन सभी को एक ही साथ संचालित करना, उसी को बोलते हैं मोटर स्किल। तो कहता है शरीर के अंदर कई कार्य एक साथ होते हैं, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करना उसे संचालन तंत्र कहा जाता है, संचालन तंत्र या शारीरिक क्षमता कहा जाता है। उसके बाद लास्ट जो हमारा है वो मनोदृष्टि है, एटीट्यूड है। यह किसी व्यक्ति के आंतरिक
या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है कि आप कैसे हो, आप नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कमजोर हो, आप स्ट्रांग हो, वो चीज आपको मनोदृष्टि एटीट्यूड दिखाता है। अब हम लोग दूसरा नंबर में आएंगे। पहला नंबर तो हमारा हो गया टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ये था जो कि ब्लूम्स और आपके गागने के अनुसार चला। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे आएंगे कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मतलब कहता है शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक कौन है, महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। कहता है समय समय पे आपको टीचिंग में शोधन होता है, मतलब टीचिंग पे रिसर्च होता है और उसके आधार पे कई सूत्र निकल के आते हैं कि टीचिंग को कैसे प्रभावशाली और वैज्ञानिक बनाया जाए, टीचिंग को कितना, मतलब इसके लिए कई प्रकार के रिसर्च होते हैं, तभी जाकर के टीचिंग को और मतलब सुदृढ़ किया जाता है और उसको प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बनाए जाते हैं। तो इन सूत्रों में कुछ निम्न श्रेणियां हैं जिसे विभाजित किया गया है। पहला कहता है कि इसमें एक पहला जो हमारा संशोधन के अनुसार से जो सूत्र आता है वो पहला है कि सरल से जटिल की ओर आना जाना। पहले क्या किया जाता है, हम लोग टीचर होने के नाते स्टूडेंट्स को पहले सरल सरल बातों को समझाया जाता है, मतलब इजी चीजों को समझाया जाता है, तब उनको हम जटिल चीज को समझाते हैं। टीचर होने के नाते पहले उनको सिंपल चीजें या उनको एकदम हल्का चीजों को बताया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उनको जटिल टॉपिक की ओर लेके जाते हैं, तभी बच्चे को या शिक्षार्थी को अच्छा से समझ में आता है। मतलब पहला जो सिद्धांत है वो पहला जो हमारा श्रेणी है कि सरल को समझाइए, उसके बाद आप जटिल की ओर जाइए, मतलब कहता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा कहता है ज्ञान से अज्ञान, मतलब फ्रॉम नॉलेज टू अननॉलेज। नॉलेज मतलब जो वो जानता है पहले उसको हम लोग व्याख्या करेंगे, उसको हम लोग मतलब पहले उसको उससे जागरूक करेंगे, उसके बाद जो नहीं जानता है तब हम उसको सिखाएंगे कि ये चीज अब ऐसे मतलब चीजें होती है। उस मतलब कहता है कि जो जान रहा है उसी को बेस लेकर के पहले उस पे उसको ला करके फिर उसको जंप कराएंगे। मान लीजिए कि हमको किसी बंदे को कहना है कि भाई यहाँ से तुमको जंप करना, तो पहले उसको यहाँ पे लाना है, उसके बाद यहाँ से वो जंप करेगा। तो पहले हम उसको जो जानता है उसको नॉलेज पे उसका जो नॉलेज है उस पे लेके आएंगे, फिर उसको जो नहीं जानता वहां पे उस चीज को सिखाएंगे। फिर बोलता है मूर्त, सरल से अमूर्त जटिल सूक्ष्म की ओर। कहता है कॉन्क्रीट से लेकर के एब्स्ट्रैक्ट तक, मतलब पहले उसको ना मूर्त चीजें बताएंगे, पहले उसको सरल चीजें बताएंगे, उसके बाद उसको एकदम सूक्ष्म चीज बताएंगे, उसका सबसे छोटा अंक को बताएंगे। पहले जैसे बताएंगे कि ये मार्कर है, उसके बाद इसको जब हम खोलेंगे तब बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ इंक लगता है, कहाँ नीब लगता है, कैसे बनता है। पहले इसको तो बताएं कि ये क्या है, ये मार्कर है, इसको ऐसे यूज किया जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे आइटम पे लेके जाएंगे। कहने का मतलब है कि पहले हम सरल फिर उसके बाद जटिल की ओर जाएंगे, एकदम छोटे छोटे अंशों। अब डायरेक्ट हम उसको यहीं पे लेके जाएंगे फिर उसके बाद बनाने सिखाएंगे तो उसको टफ हो जाएगा। तो उसके बाद बोलता है अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना, मतलब फ्रॉम इनडेफिनिट से डेफिनिट की ओर जाना। कहता है छात्र को अस्पष्ट या शंका का निवारण करेंगे, छात्र को जहां प्रॉब्लम है उसको ठीक करते करते तब हम उसको उसका जो डेफिनिट जगह पे है वहां पे लेके जाएंगे। जहां उसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते करते तब उसको डेस्टिनेटी पे पहुंचाएंगे। उसके बाद बोलता है विशेष से सामान्य की ओर, मतलब फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल मतलब छात्र के सामने विशेष उदाहरण रखते हुए सामान्य सिद्धांत को बताएंगे, मतलब जो पर्टिकुलर कोई सिद्धांत को बताएंगे। जैसे कि खरगोश का जो एग्जांपल दिया जाता है कि कछुआ और खरगोश जो रेस लगा रहे थे तो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया था, तो इससे हम उसको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। निरंतर आपको काम करते रहना चाहिए, आपको अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब जनरल प्रिंसिपल ये है, मतलब पर्टिकुलर चीज बता करके जनरल प्रिंसिपल को उसको समझाना, वो चीज होता है विशेष से सामान्य की ओर जाना। उसके बाद बोलता है मनोविज्ञान से आपको तार्किक की ओर जाना, मतलब साइकोलॉजी से आपको लॉजिकल जाना है। साइकोलॉजी से लॉजिकल कैसे जाएंगे भाई, पहले छात्र को वो पढ़ाइए जो उसकी योग्यता और रुचि है। जैसे कि मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट उठाया,
मान लीजिए कि जो बच्चा 9 से 10th गया, तो 9th में जो सब्जेक्ट पढ़ा है मैथ, उसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जो 10th में होगा। तो 10th में हम वही चीज पढ़ाएंगे जो उसको 9th में उसने पढ़ रखा है। तो उससे उसको लगेगा कि भाई हमारा तो बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि 25-30% तो आपका प्रीवियस ईयर का रहता है, उसके बाद आपका नया चीज रहता है। तो पहले जो उसको रुचि है उस पर ज्यादा पहले फोकस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें बच्चा और आसानी से कर सकता है, तो उस तरह से धीरे धीरे पहले सिलेबस को मतलब कंप्लीट करेंगे जो उनको इंटरेस्टेड है। उसके बाद जो उसको थोड़ा समझ में कम आती है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, सॉरी जैसे हमारा ज्योमेट्री हो गया, इस सब का जो है वो थोड़ा सा टफ में आता है। ग्राफ्स हो गया, कहीं किसी किसी को ग्राफ्स थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, मतलब उन सभी को बाद में समझाएंगे, लास्ट में समझाएंगे जब हमारा सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। तो कहता है मनोवैज्ञानिक, जो उसका इच्छा है, जो उसको रुचि है, पहले उसको कंप्लीट कराइए, जो वो पहले जानता है उसको पहले कंप्लीट कराइए, उसके बाद हम लोग लॉजिकल की तरफ जाएंगे, जो वो तार्किक मतलब जो नहीं जानता है उसको फिर हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे। कहता है पूर्ण से अंश की ओर, कहता है होल से आपको पार्ट की ओर जाना है। होल से पार्ट पहले हम देखते हैं कि पहले वृक्ष को देखते हैं, उसके बाद उसकी तना को देखते हैं, उसके बाद उसकी पत्ता को देखते हैं, उसके बाद उसके कई और चीजों को देखते हैं। तो पहले जब आप क्लास में जाएं तो पहले सब्जेक्ट का ओवरव्यू बता दें कि सब्जेक्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा है। उसके बाद आपको एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक एक पर्टिकुलर सब मतलब कंटेंट्स को उठाना है और फिर उसको आपको समझाते जाना है। मतलब कहने का मतलब है कि उसको बुक्स या उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से अगर ओवरव्यू पता है तो वो धीरे धीरे अपने दिमाग में एक बीज बोएगा, जिससे उसको आगे कई चीजें जब आप समझाएंगे तो उसको समझ में आने लगेगी। तो कहने का मतलब है पूर्ण, पहले पूरी तरह समझा दें, उसके बाद आंशिक की ओर जाएं। उसके बाद कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना है, मतलब एनालिटिकल टू आपको सिंथेसिस की तरफ जाना है। एनालिटिक मतलब पहले छात्र को विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को बता देना है, जो विभिन्न विषय वस्तु का मतलब जितने हैं, जैसे चैप्टर 1 क्या बोल रहा है, चैप्टर 2 क्या बोल रहा है, एक ओवरव्यू बता देंगे। उसके बाद एक फर्स्ट चैप्टर को पूरा गहन अध्ययन की तरफ, मतलब उसको पूरा डीपली फिर उसको धीरे धीरे समझाते हुए जाएंगे। पहले एक उसका ओवरव्यू, जैसे आज मान लीजिए कि हमको कोई चैप्टर स्टार्ट करना है, जैसे मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, तो देखे होंगे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा कंटेंट्स आपको मैंने समझा दिया कि ये चीज इसमें पढ़नी है। उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं। तो वो चीज आपको इसमें कह रहा है कि आपको विश्लेषण से लेकर के संश्लेषण, अभी हम लोग इसको संश्लेषण कर रहे हैं, उसके पहले विश्लेषण हो रहा था। लेकिन पूर्ण से अंश की ओर में ये और ये दोनों में अंतर यही है कि पहले आपको पूरे बुक्स के बारे में बताया जा रहा था, पूर्ण से अंश। अब अंश से लेकर के आपको विश्लेषण में, संश्लेषण में, अंश मतलब हो गया विश्लेषण, विश्लेषण से आपको संश्लेषण, मतलब ये बुक के बाद ये चैप्टर, अब चैप्टर के बाद फिर ये आपको कंटेंट्स, संश्लेषण मतलब कंटेंट्स हो गया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा है वो प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति जैसे कार्य कर रही हैं उनको अनुसरण करना है। अनुसरण करना मतलब प्रकृति से हमको सीखना है। प्रकृति के अपोजिट जाकर के हम कोई भी शिक्षण या कोई भी टीचिंग नहीं कर सकते हैं। प्रकृति जैसे चाहता है वैसे ही किया जा सकता है। जैसे प्रकृति का कार्य है कि वो वृक्ष को जन्म देती है, उसके बाद बढ़ते जाता है, तो हम लोग भी वैसे ही सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग उल्टा सिखा सकते हैं। मतलब अगर हवा इधर से बह रही है तो हम यही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहेंगे नहीं नहीं इधर से बह रहा है। मतलब जो प्रकृति चाहती है, प्रकृति का जो नेचर है अकॉर्डिंग टू उसी तरह से टीचिंग भी होनी चाहिए। मतलब प्रकृति को अनुसरण करते हुए टीचिंग होना चाहिए। उसके बाद कहता है इंद्रियों का परीक्षण। इंद्रियों का परीक्षण मतलब ट्रेनिंग ऑफ सेंस। जो हमारे 5 ऑर्गन है, आपको पता ही होगा 5 ऑर्गन क्या क्या है, कि आपका आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो है वो ज्ञान के जो द्वार है हमारे शरीर में जो घुसते हैं, शरीर में जो आते हैं एक तरह से ज्ञान, वो यही 5 इंद्रियों से आते हैं। इसीलिए इसको ज्ञान का प्रवेश द्वार बोला गया है इन 5 को।
तो इन पांचों के माध्यम से जो हमारे अंदर आती है तो उसका हम लोग अनुसरण करेंगे, उसका हम लोग ट्रेन करेंगे, उसको हम लोग परीक्षण करेंगे, उसको बार बार ट्रेन करेंगे कि आप इस चीज को देखो, आप इससे आपका ये चीज बढ़ेगा, आपका नॉलेज इससे बढ़ेगा। तो उन सभी को बार बार उसी चीजों में ट्रेन करेंगे जिससे आपका नॉलेज में वृद्धि होती है, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे आपके बौद्धिक में विकास हो। वो चीज हम लोग इंद्रियों के परीक्षण, इंद्रियों के ट्रेन करने से ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब प्रवेश द्वार, जो हमारा ज्ञान के प्रवेश द्वार है, उन सभी को ट्रेन करने से हमारी नॉलेज और इंक्रीज होते जाएगी और एक अच्छे मुकाम पे हम पहुंच सकते हैं। लास्ट हमारा है तीसरा, गतिविधि सहायक सामग्री, जिसे एक्टिविटी एड्स बोलते हैं। एक्टिविटी एड्स हमारे पास 4 है। पहला बोलता है क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण मतलब फील्ड में आपको जाना है, फील्ड ट्रिप करना है। देखते होंगे बहुत ऐसा स्कूलों में ऐसा होता है कि आपको फील्ड पे ले जाया जाता है, किसी मतलब कहीं दूसरे आपको सिटी में घुमाने ले जाया जाता है। जब बड़े कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पे भी होता है कॉलेज ट्रिप, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में भी कुछ ट्रिप्स टीचर्स लोग लेके जाते हैं, या फिर मतलब कई जगह में आपको नॉलेज को लेने के लिए आपको फील्ड वर्क कराए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फील्ड ट्रिप। दूसरा है एक्सपेरिमेंट। आपको कई एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में। कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं जिससे आपका नॉलेज में प्रैक्टिकली आपके अंदर घुसता है, मतलब प्रैक्टिकली आपके अंदर वो चीज आता है, तो वो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। नाटक, कई ऐसे नाटक आपको कॉलेज और बड़े संस्थान में या आपको स्कूलों में भी नाटक करवाया जाता है, जिससे बच्चों में एक नई एबिलिटी का, मतलब उसके अंदर एक क्वालिटी जो छुपा होता है वो निकल के आता है। तो नाटक से भी आपको सहायक जो हमारा टीचिंग सामग्री है वो एक नाटक से भी मतलब प्राप्त होता है। उसके बाद होता है शिक्षण मशीनें। कई टेक्निक्स, कई टीचिंग मशीन्स हैं जिसके आधार पे टीचिंग किए जाते हैं। मतलब टीचिंग के लिए कई इक्विपमेंट अभी हमारे यहाँ, मतलब हम लोग देखते हैं हमारे देश में या पूरी वर्ल्ड में टीचिंग के कई टेक्नोलॉजी, कई टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसके चलते हमारी टीचिंग और स्ट्रांग होते जा रही है। एक है मेनोमोनिक्स। उसके बाद लास्ट है मैनोमोनिक्स। मैनोमोनिक्स क्या होता है? ये टीचिंग आपका, ये एक्टिविटी एड्स के अंतर्गत ही आता है। मैनोमोनिक्स स्मरण विज्ञान। एक है मैनोमोनिक्स जो स्मृति विज्ञान, जो कि आपका टीचिंग गतिविधि सहायक सामग्री का ही मतलब। एक है मैनोमोनिक्स स्मृति विज्ञान जो कि टीचिंग एड्स में, मतलब एक्टिविटी एड्स में ये भी आता है। इसमें क्या होता है कि स्मरण शक्ति को बढ़ाया जाता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें कई टिप्स एंड टूल्स दिए गए हैं, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी किसी भी चीज को सरल ढंग से सीख सकता है। मैनोमोनिक्स जो हमारे एक है मैनोमोनिक्स जो हमारा है वो गतिविधि सहायक सामग्री के अंतर्गत ही आता है। उसमें हमारा स्मरण शक्ति को बढ़ाया जाता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाया जाता है मतलब जो विद्यार्थी होते हैं उसमें कई टूल्स और कई टिप्स दी जाते हैं, जिससे उसको अपने शिक्षण को, जो आप वो सीखते हैं उनको सरल करने का एक विधि है। जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूं कि देखिए यहाँ पे ये जो है ना FEDT, ये मैनोमोनिक्स है। FEDT मैनोमोनिक्स है, मतलब इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है F फॉर फील्ड ट्रिप, जिसके ऊपर बताया गया था, E फॉर एक्सपेरिमेंट, D फॉर ड्रामेटिक और T फॉर टीचिंग मशीन। मतलब अगर हम फेड याद करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये 4 चीज होता है। तो इस तरह से भी हम लोग बच्चे, अभी बहुत सारे ये वाला टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि इससे स्मरण हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि इतना चीज अगर कंफ्यूज होते हैं तो हम लोग एक एक उसका फर्स्ट लेटर लेकर के हम लोग याद करते हैं। तो ये एक मैनोमोनिक्स का तरीका है। मैनोमोनिक्स के कई टूल्स हैं, कई तरीके हैं। उसको हो सकता है कि आपको अपने पुराने इवेंट्स उसको ऐड कर लें,
आपको किसी घटना या किसी वैसा चीज से याद कर ले जो आपको बार बार याद होती है, वैसे चीजों से रिलेटेड करके याद किया जाता है। मतलब कई टूल्स हैं, हम एक टूल्स आपको बता रहे हैं कि इस तरह से भी मतलब मेनोमोनिक्स का ये आपका तरीका है। लास्ट मेनोमोनिक्स ये स्मृति विज्ञान है। शिक्षार्थी इसके लिए कई टिप्स और कई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिससे उसका स्मरण शक्ति बढ़ता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। मेनोमोनिक्स मतलब क्या हो गया कि कोई अगर चीज याद करनी है, हमें स्मरण में रखना है, तो उसका फर्स्ट लेटर लेकर के एक हम वर्ड बना लेते हैं, या फिर कुछ वैसा याद करना है तो हम अपने पुराने इवेंट से ऐड कर देते हैं, या हम अपने रिलेशन से उसको ऐड कर देते हैं ताकि हमको वो याद हो जाए। ठीक है, तो उस तरह से जो हम टिप्स लगाते हैं या टेक्निक्स लगाते हैं या टूल्स लगाते हैं उसी को बोलता है मेनोमोनिक्स। मेनोमोनिक्स का एक उदाहरण हम आपके पास दे रहे हैं कि FEDT। ठीक है, FEDT एक मेनोमोनिक्स है जिसका मतलब होता है F फॉर फील्ड ट्रिप, जो कि यहां लिखा हुआ है, E फॉर एक्सपेरिमेंट यहां लिखा हुआ है, D फॉर ड्रामेटिक यहां लिखा हुआ है, T फॉर टीचिंग मशीन्स। अगर हम लोग FEDT याद करते हैं तो ये वाला हमारा पूरा याद हो जाएगा, इसी को बोलते हैं मेनोमोनिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग नया वीडियो के साथ आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम एक दोस्त तक इसको जरूर शेयर करें ताकि हम आपका जो वीडियो बनाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर तरीके से हम आपके लिए वीडियो बना सके। साथ ही कमेंट जरूर करें कि आपको और किस तरह का टॉपिक में दिक्कत आ रही है ताकि मैं उसके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, उस पर अच्छी से अच्छी रिसर्च करके आप तक उसको ला सकूं बहुत ही आसान तरीके से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।